नमस्कार मेरे अपनों। जैसा कि मैंने वाहरे हिंदू शीर्षक की श्रृंखला की दूसरी कड़ी के समापन पर कहा था कि मैं शीघ्र ही आपके सामने इसकी तीसरी और अंतिम कड़ी लेकर प्रस्तुत हूँगा। तो मित्रों, आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत होकर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। छोड़िए, चलिए, इतना दिखाने के बाद आइए जरा हम अपने उस प्राचीन भारतीय संस्कृत में विज्ञान की क्या स्थिति थी, इस पर बात करते हैं। हमारे नवयुवकों को बिल्कुल ये पता नहीं होगा कि आज वो जिस विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, उसके जिस महत्व से परिचित हो रहे हैं, उस पर बहुत पहले शोध हमारे ऋषियों मुनियों ने कर दिया था, मनीषियों ने कर दिया था। बस एक दो उदाहरण देंगे। अगर आपसे पूछें कि ये बताइए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, द अर्थ while moving on its axis moves around the sun। ये खोज किसने की? तो आप कहेंगे कि ये खोज निकोलस कॉपरनिकस, जो पोलैंड का वैज्ञानिक था, और उसका समय क्या है? 15वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए हम आपसे कहें कि TOR थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गति के की सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की? तो आप कहेंगे 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने। ठीक है, ओके मित्रों, ये खोज हमारे यहां 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने करी थी, और उनका ग्रंथ है आर्यभट्टीय। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसा मैंने पहले कहा, द अर्थ while moving on its axis moves around the sun। मित्रों, निकोलस से 1100-1200 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने यह बता दिया था, लेकिन आर्यभट्ट को कोई नहीं जानता है। जय जय हो रही है निकोलस की, आइंस्टाइन की। आर्यभट्ट ने इतना ही नहीं, अरे उन्होंने तो अंक गणित को, बल्कि गणित को एक आधार दिया। उन्होंने कैसे? दशमलव की खोज करके। अगर आज दशमलव की खोज न की होती तो उनके आर्यभट्टी में न जाने कितने ऐसे श्लोक हैं जो ज्योमेट्री, अंकगणित, अरिथमेटिक और बीजगणित, अलजेब्रा के सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, जिन पर आज का गणित टिका हुआ है। तो मित्रों, इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वी की लंबाई की गणना करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, बता दिया कि उसकी परिधि क्या है, उसकी लंबाई क्या है। 3939, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, हो सकता 3900 तो है ही है, अब ये 39 या 93 है, थोड़ा सा किलोमीटर। ठीक है, अब आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं? आज के वैज्ञानिक कहते हैं 4,75,000। कितना फर्क है? 0.2 दशमलव का 0.2 डिसमल। और आज ये गणना कैसे की है? बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं, बड़े बड़े आधुनिक उपकरण हैं, यंत्र हैं। लेकिन आर्यभट्ट के पास क्या था? न कोई लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी तो थी, ज्ञान का साहित्य तो था, लेकिन कोई लैब्स नहीं थी, प्रयोगशालाएं नहीं थी, कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे। फिर भी उन्होंने इसके बाद भी कितनी सटीक गणना की है। यह है हमारी भारतीय संस्कृति। मित्रों,
जिस पर एक कुचक्र के तहत धूल डाली जाती रही। इतना ही नहीं, एस्ट्रोनॉमी का श्रेय किसको जाता है? आज दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमर कौन है, तो आप तुरंत कहेंगे गैलीलियो। 13वीं शताब्दी का इटली का गैलीलियो, जिसने टेलीस्कोप की खोज की। अच्छा, चलिए आइए 5वीं शताब्दी में और देखिए वराहमिहिर की बृहत संहिता, और देखिए उसमें एस्ट्रोनॉमी का, खगोल शास्त्र का, तारों की गणना का, ग्रहों की स्थिति का कितना सटीक वर्णन किया गया है। कोई टेलीस्कोप नहीं था वराहमिहिर के पास, कोई वराहमिहिर के पास लैब्स नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने वो गैलीलियो के से करीब 1300 वर्ष पूर्व ये सिद्धांत की खोज करके दिखा दी थी। तो मित्रों, ये हमारी भारतीय संस्कृति की ये खोज, ये महान खोज, जिसको आधार बना करके पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत निकाले, खोजे, जिनको सारा आज विश्व मान रहा है। क्यों भुला दिए गए आर्यभट्ट, क्यों भुला दिए गए वराहमिहिर, क्यों नहीं पढ़ाए गए हमें, क्यों नहीं हमारे नवयुवकों की पाठ्यक्रम की पुस्तकों में, उनके सिलेबस में आर्यभट्ट हैं, विज्ञान वराहमिहिर क्यों नहीं है, भास्कराचार्य क्यों नहीं है? मैं किसी राजनीतिक दल की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी राजनीतिक दल या मैं ये राजनीतिक मंच से मैं अपना उद्बोधन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मित्रों, समय की शिला पर प्रकृति ने सच्चाई की कलम से जो लेख लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। धूल डालते रहो, धूल पड़ती रहेगी, लेकिन धूल तो हटनी एक दिन। आजादी के बाद, फिर मैं कह रहा हूं किसी दल की ओर इशारा नहीं है, लेकिन बहुत दुख है कि आजादी के बाद जो पीढ़ी थी, जो मेरी पीढ़ी थी, मेरे बाप की पीढ़ी है, या जो और तीसरी नौजवानों की पीढ़ी है, इसको अपने उस सांस्कृतिक वैभव से परिचित कराना चाहिए था। आगे और इस कड़ी में बताऊंगा मैंने क्या क्या कुचक्र हुए हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, शासन का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। बड़े बड़े कुचक्र रचे गए। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद जिनके हाथों में सत्ता आई, वो तो सर से लेकर पैर तक फ्रॉम टिप टू टो पाश्चात्य सभ्यता में रंगे हुए थे। अरे उनके सलाहकार तो माउंटबेटन थे, तत्कालीन वायसराय, और वो अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान ग्रहण करते थे पश्चिम जगत से। उनको क्या पता अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में? तो क्यों पढ़ाएंगे? और अगर पढ़ा दिया, अगर हमारे नवयुवक जान गए, तो फिर वो क्रांतिकारी नहीं हो जाएंगे, फिर उन्हें अपनी संस्कृति में आस्था नहीं हो जाएगी। तो फिर ये जो वेस्टर्न कल्चर के नाम पे, पाश्चात्य संस्कृति के नाम पे, पाश्चात्य ज्ञान के नाम पर जो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, वो कहां जाएंगे? मित्रों, इतना ही नहीं है। आइए जरा बस थोड़ा सा लूंगा, क्योंकि फिर मैंने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंत। पर्यावरण लिया, विज्ञान लिया, जरा शिक्षा पे आ जाइए। आज आधुनिक विश्व में क्या हो रहा है कि देश परस्पर छात्रों का आदान प्रदान करते हैं। कुछ छात्र यहाँ आते हैं पढ़ने, यहाँ से कुछ छात्र वहाँ जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, विद्वान जाते हैं, साहित्यकार जाते हैं, सब कोई यहाँ से वहाँ जाता है, कोई बाहर से यहाँ आता है। जरा लौटिए, फिर लौटिए ईसा पूर्व BC 4th and 5th BC, 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और खंगालिए फाहियान का वर्णन, देखिए ह्वेनसांग का वर्णन, पढ़िए मेगास्थनीज की किताब इंडिका, और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उस समय 2 विश्वविद्यालय थे, विश्व प्रसिद्ध, भारत के नहीं, मैं फिर कह रहा हूं। और अगर
आपको मेरी बातों पे नहीं यकीन है, प्रामाणिक नहीं लगती हैं, तो अब तो आपके पास बहुत साधन हैं। गूगल सर्च कर लीजिए, तक्षशिला और नालंदा। और मित्रों, तक्षशिला में 15,000 विद्यार्थी, विदेशी विद्यार्थी, 15,000 विदेशी विद्यार्थी पढ़ते थे और 60 विषयों पे 60 सब्जेक्ट्स पर शिक्षा दी जाती थी। और हमारे महान वैज्ञानिक, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसी तक्षशिला में शोध किया था। और जब फाहियान आया तक्षशिला में, फाहियान, या देखिए भारतीय संस्कृत का जादू, भारतीय ज्ञान का जादू, कि फाहियान कुछ वर्षों के लिए आया था, लेकिन मित्रों कितने दिन रहा? 12 वर्ष। और 6 वर्ष उसने घूमने में लगाया, भारत को जानने, समझने, पहचानने में लगाया, और 6 वर्ष उसने अध्ययन में लगाया। ज्ञान का एक भंडार लेकर यहां से गया है। होयमसांग आया, नालंदा की विश्वविद्यालय, तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का, उसके वैभव का, उसकी महानता का वर्णन होयमसांग ने किया है। और फिर मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और उसने इंडिका में भारत की हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, उसकी गरिमा को, उसकी महानता को, उसकी हाइट्स को, उसकी ऊंचाइयों को उसने छुआ, महसूस किया, जाना, समझा, और फिर इंडिका में उसका वर्णन किया। तो मित्रों, यह है हमारी महान संस्कृति के कुछ अनछुए, अनपढ़े, अनखुले पृष्ठ, जिनको आज मैंने आपके सामने खोला है या खोलने की कोशिश की है। बस मेरा मतलब, इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य अपनी विद्वता या अपना, अरे मैं कहाँ ज्ञानी हूं, ज्ञान का तो सागर अनंत है, उसकी एक बूंद भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन जितना भी है, बीड़ा उठाया है कि जो धूल पड़ी है उस शिलालेख में, उसको धूल को हटानी है। मित्रों, बस यहीं पर मैं अपनी श्रृंखला को समाप्त कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य इस श्रृंखला की 3 कड़ियों में यही रहा है कि मैं अपनी महान भारतीय संस्कृति के अद्भुत और विशाल ज्ञान के कुछ किरणों को आप तक पहुंचा सकूं, जिसके विभिन्न पहलू हैं: विज्ञान, साहित्य, कला, गणित, पर्यावरण, शिक्षा, साहित्य, ऐसे अनेक पहलुओं पर हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने, ऋषियों ने कैसी अभूतपूर्व खोज की, प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत किए, जिसका अनुकरण निसंदेह अब आप समझ गए होंगे कि बाद में पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने किया है और उसका श्रेय स्वयं ले लिया है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने ये श्रृंखला बनाई थी, और मुझे भरोसा है कि अगर तीनों श्रृंखलाओं को देखने के बाद आप अपने इस प्राचीन भारतीय ज्ञान के इस अद्भुत खजाने के थोड़े ही सही लेकिन कुछ रत्नों से अवश्य परिचित हो गए होंगे। ज्ञान का सागर तो ऐसे अथाह है, शब्दों में बांधने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल ये था कि आज की विशेष रूप से जो नौजवान पीढ़ी है वो उसने प्राचीन भारतीय ज्ञान के उस आलोक से परिचित हो और उसे पता हो कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति कितनी ज्ञान में ऊर्जावान और गतिमान थी। अगर मेरा प्रयास सफल हुआ तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। बस इसी तरह मुझे आप
प्रोत्साहित करते रहिए और मैं अपनी इस दिशा में और आगे बढ़ सकूँ, आपके सामने कुछ और तथ्य प्रस्तुत कर सकूँ। धन्यवाद।